नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, मामा जी घर आ रहे होंगे में काल होगा। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संभाव्य भविष्य काल। अब दोस्तों संभाव्य भविष्यकाल क्यों जाएगा? क्योंकि दोस्तों मामा जी घर आ रहे होंगे, यानी कि दोस्तों अभी क्या मामा जी घर आए नहीं हैं, यानी कि आने की क्या है दोस्तों उनकी संभावना है। यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों संभाव्य भविष्यकाल की वो एक पहचान क्या होती है दोस्तों, कभी भी अगर आपको शायद दोस्तों अगर आपको कभी भी शायद शब्द लगा हुआ हो किसी वाक्य की शुरुआत में और दोस्तों में भविष्य में बात की जा रही हो, तो दोस्तों वहाँ भी क्या होगा, संभव भविष्य काल होगा। जैसे शायद मैं, जैसे शायद, जैसे कह लगे, जैसे शायद मैं कल करोड़पति करोड़पति शायद मैं कल करोड़पति हो जाऊं, तो हो जाऊं, तो यानी कि हो जाऊं यानी क्या कर रहा है दोस्तों, भविष्य की बात कर रहा है। अगर भविष्य में कोई बात हो रही हो और शायद लगा हो तो दोस्तों वहाँ भी क्या आ जाएगा, हमारा संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। दोस्तों बात करूँ मैं संभाव्य जो दोस्तों बात करूँ भविष्य काल, दोस्तों भविष्य काल जो है इसके कितने कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों समय वो भविष्य काल जो होता है कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ये होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो दोस्तों एक हमारा होता है संभाव्य भविष्य काल होता है। एक क्या होता है दोस्तों, एक हमारा सामान्य सामान्य भविष्य काल भी होता है। दोस्तों हमारा क्या होता है, एक हमारा सामान्य भविष्य काल भी होता है। और दोस्तों तीसरा कौन सा होता है? तो दोस्तों तीसरा होता है हमारा, तीसरा होता है हेतु 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 मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल, ये भी क्या होता है, समय, ये भी भविष्य काल का एक भाग होता है। ठीक है दोस्तों, इनको भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो संबंधवाचक सर्वनाम वो कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है जो, यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जो और सो, जो और सो। ठीक है दोस्तों, बात करें कुछ, कुछ दोस्तों कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों कुछ हमारा कैसा है? तो दोस्तों ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन कौन दोस्तों कौन कैसा सर्वनाम है? तो दोस्तों यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करें सर्वनाम, दोस्तों सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। लेकिन बात करें सर्वनाम शब्द की, तो दोस्तों सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? तो दोस्तों वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों सर्वनाम जो है, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। तो दोस्तों 6 कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो दोस्तों दूसरा होता है निश्चयवाचक। कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, और क्या होता है? निश्चय होता है, एक अनिश्चय होता है, अनिश्चयवाचक होता है, एक और अनिश्चय होता है। ठीक है, एक क्या होता है दोस्तों, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, एक दोस्तों प्रश्नवाचक होता है, एक हमारा होता है दोस्तों संबंधवाचक होता है। ठीक है, संबंधवाचक होता है। और दोस्तों एक होता है हमारा निजवाचक। कौन सा होता है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, यानी कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, आपको इनको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माला चित्र बनाती है तो वाक्य में वाच्य है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों इसमें है कर्तावाच्य। अब दोस्तों कृतवाच्य, यानी कि कृतवाच्य है। अब दोस्तों कृतवाच्य क्यों है? क्योंकि दोस्तों कृतवाच्य हमारा वहाँ होता है जब क्रिया, दोस्तों जब क्रिया जो होती है, जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो वह कैसी कैसी होती है? तो दोस्तों वहाँ कृतवाच्य होता है। ठीक है, बात करें दोस्तों कर्मवाच्य, क्योंकि दोस्तों माला है। ठीक है, माला कैसी है? तो दोस्तों माला क्या है? तो दोस्तों माला एक स्त्रीलिंग है, और दोस्तों इसलिए क्रिया भी कैसी आई है? स्त्रीलिंग आती है। ठीक है, जैसे अगर दोस्तों मैं लिख देता यहाँ पर रमेश, मैं लिख देता दोस्तों यहाँ पर रमेश। ठीक है, माला की जगह लिख देता रमेश, तो रमेश चित्र बनाता है। क्योंकि दोस्तों रमेश क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी क्या आएगी दोस्तों? तो रमेश बनाता, क्या है? बनाता आएगा, यानी कि बनाता। तो यानी कि क्रिया जब कर्ता के अनुसार होती है तो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य। कर्मवाच्य कब होता है दोस्तों? जब क्रिया
क्या होती है? जब क्रिया कर्म के अनुसार आए तो वहाँ क्या कौन सी क्रिया कौन सा वाच्य होता है? कर्म वाच्य होता है। और दोस्तों भाव वाच्य क्या होती है? तो दोस्तों भाव वाच्य होता है वहाँ पर जब जब क्या होता है, जब दोस्तों कार्य में असमर्थता दिखाई जाए, ठीक है, असमर्थता दिखाई जाए, ठीक है, वहाँ कौन सा भाव वाच्य होता है, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा कि वाच्य कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों वाच्य 3 प्रकार का होता है, जो कि तीनों आपको ऑप्शन में भी दे रखे हैं। एक कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है, आपको इनको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में विशेषण है। तो दोस्तों हमें बताना कि जो 4 किलो में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। अब दोस्तों 4 किलो आटा, अब दोस्तों इसमें कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसमें कौन सा है? दोस्तों इसमें निश्चयवाचक परिमाण विशेषण। क्योंकि दोस्तों जब माप तोल क्या जब दोस्तों माप तोल की बात आती है, माप तोल, दोस्तों जब माप तोल की बात आती है तो वहाँ कौन सा विशेषण होता है? तो दोस्तों वहाँ होता है परिमाणवाचक, ठीक है। अब दोस्तों परिमाणवाचक, अब 4 किलो क्या है दोस्तों? निश्चय है, क्या है ये? निश्चय बात है। 4 किलो यानी 4 क्या निश्चय संख्या होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक परिमाण विशेषण, यानी दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक परिमाण विशेषण क्या होता है? जब दोस्तों वाक्य में कहते तक कि थोड़ा सा दूध देना, क्या है? थोड़ा सा दूध देना, यानी कि थोड़ा सा मतलब पता नहीं कितना मांग रहा वो, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? दोस्तों जब सर्वनाम का क्या होता है? दोस्तों जब सर्वनाम का पड़ोसी क्या होती है? संज्ञा होती है, तो वहाँ कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह पुस्तक मेरी है, क्या है? वह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ का हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। क्योंकि दोस्तों यहाँ क्या है? वह सर्वनाम है और पुस्तक क्या है? एक संज्ञा है। तो जब सर्वनाम का पड़ोसी क्या होती है? संज्ञा होती है, तो वहाँ कौन सा विशेषण होता है? सार्वनामिक विशेषण। और दोस्तों गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? तो जब किसी के रंग, रूप, आकार, स्थिति या उसकी भाव के बारे में बात की जाए तो वहाँ कौन सा विशेषण होता है? तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक परिमाणवाचक, एक सार्वनामिक विशेषण, एक गुणवाचक और एक क्या होता है दोस्तों? एक होता है हमारा संख्यावाचक। क्या होता है? संख्यावाचक क्या होता है दोस्तों? विशेषण होता है। आपको इनको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें है कौन सी क्रिया है? दोस्तों इसमें हमारी कौन सी? अकर्मक क्रिया, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब दोस्तों अकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि दोस्तों ए माने, यदि मैं देखूँ अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? तो दोस्तों अकर्मक क्रिया वो होती है जो जिसमें क्या होता है दोस्तों? कर्म ना होता। जब दोस्तों जब क्रम की जब मतलब क्रिया के साथ कर्म ना आए तो दोस्तों वहाँ आकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक कौन सी होती है? जब कर्म के साथ क्या हो? क्रिया के साथ कर्म आए, जब क्रिया के साथ क्या हो? कर्म आए, ठीक है, तो वहाँ कौन सी अकर्मक क्रिया होती है। और दोस्तों अकर्मक क्रिया की कैसे पहचान करते हैं? तो दोस्तों कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगा कर प्रश्न करते हैं, और यदि उत्तर आ जाए तो दोस्तों सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और दोस्तों उत्तर न आए तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। जैसे दोस्तों संजय बहुत देर से टहल रहा है, तो दोस्तों संजय क्या होगा? कर्ता होगा, और टहल रहा है क्या क्रिया होगी। और मैं संजय के बीच में और टहल रहा के बीच में क्या क्या लगा के प्रश्न करूँ, तो संजय क्या टहल रहा है, कोई उत्तर मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी दोस्तों? इसमें आकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करें प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों प्रेरणात्मक क्रिया वहाँ होती है जब कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से कराया जाए। क्या हो जाए? जब कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से क्रिया कराया जाए, वहाँ कौन सी होती है? प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन राजेश से पत्र लिखवाता है, यानी कि कार्य क्या किसी और से कराया जा रहा है। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? जब एक वाक्य में 2 क्रिया लगातार आए, ठीक है, जब क्या है एक वाक्य में 2 क्रिया एक साथ आए तो वहाँ कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया होती है। आपको इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ आयु हो इस किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों दीर्घ आयु हो में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों इसमें क्या है? आशीर्वाद बोधक, यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है।
तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है कौन सा? प्रिय प्रवास। यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब दोस्तों प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों ये लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में अधिहोद। इनको अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? अधिहोद भी कह सकते हैं, कह देते हैं हम, ठीक है। क्या इनकी है? प्रिय प्रवास की इनके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, ठीक है। इनकी अन्य अन्य रचना कौन कौन सी है जो एग्जाम पूछी जाती हैं? तो दोस्तों इनकी पूछा जाती है वैदेही वनवास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास कौन सी है? वैदेही वनवास। वैदेही वनवास भी इनकी है, ठीक है। दोस्तों इनकी एक और इम्पोर्टेंट है, एक है अधखिला। कौन सी? अधखिला। अधखिला। अधखिला फूल भी किनकी रचना है? इनकी रचना है, इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बात करें साकेत। साकेत किसकी रचना है दोस्तों? तो दोस्तों साकेत किसकी है? तो दोस्तों साकेत हमारी मैथिली शरण गुप्त की। किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण किसकी है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचना कौन कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है? दोस्तों इनकी जैद रथ, क्या हो जाएगा? जैद रथ वध हो जाएगी। और दोस्तों भारत भारती, कौन सी? भारत भारती भी क्या है दोस्तों? इनकी भी रचना है। भारत भारती भी क्या है? इनकी ही रचना है। दोस्तों बात करें सामधेनी। सामधेनी किसकी है? तो दोस्तों ये है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी दोस्तों? रामधारी सिंह किसके? दिनकर की है, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर की इंपॉर्टेंट और कौन कौन सी है? तो दोस्तों इनकी है रश्मि रथी। कौन सी है? रश्मि रथी भी किसकी है? इनकी रचना है। उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पूछी जाती है। उर्वशी भी किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की है। और दोस्तों उर्वशी को क्या था दोस्तों? 1972 में से क्या मिला था? 1972 में से ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। बात करें दोस्तों हल्दी घाटी। दोस्तों आपके यूपीएससी में पूछी गई है पुस्तक, ये मतलब जो रचना पूछी गई है हल्दी घाटी। तो दोस्तों हल्दी घाटी किसकी है? तो दोस्तों ये किसकी है? श्याम नारायण पांडे की है। किसकी है? श्याम नारायण पांडे की रचना है। आपको इसको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो दोस्तों किसकी है? तो दोस्तों ये है उपन्यास विधा की कृति, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी? ये है सुरेंद्र वर्मा की। किसकी रचना है दोस्तों? सुरेंद्र वर्मा की है। और दोस्तों इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? इसे जो मुझे चांद चाहिए को कब मिला था दोस्तों? तो इसको 1996 में से क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो किसकी है दोस्तों आषाढ़ का एक दिन? तो ये है मोहन राकेश की, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब मोहन राकेश की दोस्तों अन्य रचना कौन कौन सी है? तो दोस्तों इनकी रचना है आधे अधूरे और दोस्तों लहरों के राजहंस भी दोस्तों इनकी रचना है। और दोस्तों बात करें आखिरी चट्टान किनकी दोस्तों? आखिरी चट्टान क्या है दोस्तों? इनकी है आखिरी चट्टान। और दोस्तों अंधेरे बंद कमरे में किसकी है दोस्तों? ये भी मोहन राकेश की है। दोस्तों बात करें जयशंकर प्रसाद की कौन सी है रचना? दोस्तों इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है कामायनी भी दोस्तों किसकी? दोस्तों जयशंकर प्रसाद की है। और दोस्तों तितली किसकी है दोस्तों? वो भी जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों वो हो जाएंगे श्रीलाल शुक्ल, यानी कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहा केकई ने सैकरोद दूर हट दूरी अधि निर्बोध उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें कौन सा है दोस्तों रस? इसमें रोध रस है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि केकई ने सैकरोध कहा है कि दूर हट जाओ, यानी कि सैकरोध मतलब क्रोध के साथ। अब दोस्तों आपको पता होगा जो
क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो दोस्तों किसका? रोध रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी हम किसी भी रस की पहचान करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं दोस्तों? हम वहाँ पर हमेशा टैग वर्ड को पकड़ते हैं। हमेशा क्या होते हैं? टैग वर्ड को पकड़ते हैं और उससे हम अपना क्या कर लेते हैं? हमेशा अपना रस हम छांट लेते हैं। दोस्तों बात करें वात्सल्य रस। दोस्तों वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वो होता है वत्सल। कौन सा होता है? वत्सल होता है। विभत्सव रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। और दोस्तों बात करें हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। आपको इनको भी ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको एक लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। तो दोस्तों रूपक अलंकार कहाँ होता है? तो दोस्तों जब उपमेय और उपमान में क्या होता है दोस्तों? जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, यानी क्या हो दोस्तों? उनको एक मान लिया जाए, तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। और दोस्तों इसकी एक पहचान क्या होती है कि इसमें क्या होता है? दो शब्दों के बीच में क्या होता है दोस्तों? इसमें योजक चिन्ह भी आता है। क्या आता है? इसमें योजक चिन्ह भी आता है। जैसे चरण और कमल, क्या दोस्तों? चरण को क्या है दोस्तों? कमल के क्या है दोस्तों? समान मान लिया गया है, तो इसलिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार की क्या पहचान होती है? तो दोस्तों जब योजक चिन्ह के साथ क्या होता है दोस्तों? योजक चिन्ह के साथ सा से सदिश आए, जब योजक चिन्ह के साथ सा से सदिश आए तो दोस्तों वहाँ क्या होता है? हमारा रूपक उपमा अलंकार होता है। और दोस्तों उत्प्रेक्ष अलंकार कहाँ होता है? तो दोस्तों जो मानो मनहु और दोस्तों जानो और जनहु, तो दोस्तों ये किसकी? उत्प्रेक्ष अलंकार की होती है। और दोस्तों अनुप्रास अलंकार आपको पता होगा, जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आए। तो दोस्तों इसमें बताना है इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा चौपाई, यानी कि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों चौपाई छंद की एक पहचान ये भी होती है कि जब दोस्तों अंत में दो गुरु वर्ण आए। अंत में क्या होता है? 2 गुरु वर्ण है। जैसे दोस्तों इसमें क्या होगा? ए आई, तो इसमें आई क्या होगा? दीर्घ वर्ण होता है हमारा। और इसमें क्या होगा? इसमें भी आई दीर्घ वर्ण होता है। तो जब अंत में 2 गुरु वर्ण आए तो दोस्तों वो किसकी पहचान होती है? चौपाई की पहचान होती है। और दोस्तों चौपाई क्या होती है? चौपाई में क्या होती है दोस्तों? इसमें 16 मात्राएं होती हैं। जब आप इनको गिनोगे ना तो इनमें सब में 16 मात्राएं आ जाएंगी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। उल्लाला में कितनी मात्रा होती हैं? तो दोस्तों इसमें कितनी मात्रा होती है उल्लाला में? तो दोस्तों उल्लाला में होती है 15 और 13, यानी 15 और 13 पे क्या होती है? यति होती है। सोरठा में कितनी होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें होती है 11 और 13 होती है। और दोहा में कितनी होती है भैया? तो दोस्तों दोहा में होती है 13 और 11। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों अत्याचार में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगी कौन सी? इसमें कौन सी? यर्ण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यर्ण संधि, यानी कि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ये वैसे गलत लिखा हुआ यर्ण, इस पर क्या लिखा जाएगा? यर्ण संधि हो जाएगी। अब दोस्तों यर्ण संधि की क्या पहचान होती है? तो दोस्तों कहीं भी आपको य और व से पहले कभी भी आधा अक्षर दिखाई दे तो दोस्तों वो किसकी पहचान होती है? वो यर्ण संधि की पहचान होती है। जैसे या के पहले क्या होगा? यहाँ आधा ते आया है तो इसलिए क्या हो जाएगी? इसमें यर्ण संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यर्ण संधि के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछे इत्यादि, तो इत्यादि में कौन सी संधि होती है? इसमें यर्ण संधि होती है। अत्यंत हो जाएगा। अत्यंत में कोई यर्ण संधि होती है। ठीक है। मदवाल्य भी यर्ण संधि हो जाएगी। ठीक है। और दोस्तों बात करें पित्रादेश, इसमें कौन सी संधि होती है? यर्ण संधि होती है। ठीक है। अध्ययन में कौन सी संधि होती है? यर्ण संधि होती है। इनको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों वो कब दी गई थी? तो दोस्तों वो दी गई 14 सितंबर 1949 को, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 14 सितंबर को 1949 को हमने संविधान की मान्यता मिली थी, तो दोस्तों इसलिए हम 14 सितंबर को क्या बनाते हैं दोस्तों, हम हिंदी दिवस के रूप में भी बनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं हिंदी दिवस भी कब बनाते हैं, 14 सितंबर को बनाते हैं। ठीक है। अब बात करें दोस्तों संविधान में जो राजभाषा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में, और दोस्तों आर्टिकल 343 से 351 तक, आर्टिकल 343 से 351 तक क्या किसके बारे में बात होती है? तो दोस्तों राजभाषा के बारे में बात की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि जो है विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं दोस्तों? तो वो कब बनाते हैं दोस्तों? 10 जनवरी को बनाते हैं। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब बनाते हैं? तो वो 21 फरवरी को बनाते हैं। आपको इनको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों जो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो दोस्तों वो किससे माना गया है? तो दोस्तों वो माना गया है ब्राचर से, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें पैसाची अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है? तो दोस्तों कौन सी बोली का? वो पंजाबी का हुआ है। कौन सी बोली का? वो पंजाबी का हुआ है। मागधी से कौन सी बोली का विकास हुआ है? तो वो कौन सी है? भोजपुरी हो जाएगी। ठीक है। और मगी हो जाएगी। और दोस्तों क्या हो जाएगी? मैथिली बोली, ये कि इनका विकास किस हुआ? मगी से हुआ है। बात करें दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है? तो कुछ अवधी हो जाएगी। और दोस्तों बघेली हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ी क्या हो जाएगी? छत्तीसगढ़ी। इसका किससे विकास हो? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों अघोष ध्वनि कौन सी हो जाएंगी? तो दोस्तों हो जाएंगी पे और फे, ये क्या हो जाएंगे? अघोष ध्वनियाँ हो जाएंगी। अब दोस्तों अघोष ध्वनि कौन सी होती हैं? तो दोस्तों पहला और दूसरे वर्ग के सभी वर्ण, ये क्या हो जाएंगे? अघोष ध्वनि में आते हैं। पहले और दूसरे वर्ग के सभी वर्ण अघोष ध्वनि के अंतर्गत होते हैं। और दोस्तों पहले वर्ग में कौन से आते हैं? तो दोस्तों पहले वर्ग में क्या आता है, और दूसरे वर्ग में क्या होता है? ख आता है। और ख से ही हमें याद रखना है कौन से, च भी आता है, ट भी आता है, और दोस्तों क्या होता है? त भी आता है और पे भी आता है। बात करें ख वर्ग में कौन से आते हैं? तो ख आ जाएगा, छ आ जाएगा, ठ आ जाएगा, थ आ जाएगा और फे आ जाएगा। ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? अघोष ध्वनियाँ में आती हैं। बात करें दोस्तों अघोष ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों वो 13 होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से नीलकंठ में कौन सा शब्द है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों नीलकंठ में कौन सा शब्द है? तो दोस्तों वो कौन सा जाएगा? योग रूढ़, यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों योग रूढ़ क्या होता है कि दोस्तों जब दोस्तों दो शब्द आपस में मिल जाए और वो किसी तीसरे की ओर इशारा करें, तो दोस्तों वहाँ कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है। रूढ़ शब्द दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें कोई संधि समास ना हो, अर्थात जिसके हम टुकड़े ना कर सकें। और दोस्तों यौगिक शब्द कौन से होते हैं? तो दोस्तों दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है। आपको इनको भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अशोक ने पत्र पढ़ा, इनमें से कौन सा कारक है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो ने है, ने दोस्तों किस कारक की पहचान होती है? तो दोस्तों वो होते हैं कर्ता कारक की, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें अधिकरण कारक की क्या पहचान होती है? तो दोस्तों अधिकरण कारक की क्या पहचान होती है? इसकी होती है में या पर अधिकरण कारक की पहचान होती है। कर्म कारक की पहचान क्या होती है दोस्तों? वो होती है को। और दोस्तों कर्ण कारक की क्या पहचान होती है? तो कर्ण कारक की पहचान होती है से, या जिसको हम कह सकते हैं के द्वारा। ये किसकी पहचान होती है? कर्ण कारक की होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी के जो मैंने आपको करा दिए हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।